हेलो एवरीवन, मैं अनूप चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद अनूप चौधरी में। मैं क्लास ले रहा हूं फिज़िक्स की और आज आपको दूसरी क्लास दी जाएगी यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। देखिए, मैकेनिक्स में चलते हैं। गति यानी कि चाल क्या है? समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु यानी कि जो चल रही है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में यानी कि एक निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। विस्थापन किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। चाल कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि चाल क्या है कि कोई वस्तु किसी एकांक समय अंतराल में जितनी भी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु जब चल रही होती है और वह कुछ समय में, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल जो हो गई वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और इसका जो फॉर्मूला है वो है चाल बराबर दूरी बटे समय। नेक्स्ट, चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। यह एक अदिश राशि है। मैं राशियां अदिश और सदिश अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी पहली वीडियो अदिश और सदिश राशि के लिए देख सकते हैं। वेग किसे कहते हैं? किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक, वेग बराबर विस्थापन बटे समांतराल। विस्थापन का मतलब होता है यानी कि जहां से आप गए और फिर जहां तक लौट के आए उन दोनों की दूरियों के अंतर को विस्थापन कहा जाता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यह एक सदिश राशि है। चलिए, औसत चाल क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल के लिए फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी यानी कि जितनी उसने दूरी चली वो और जितना कुल समय उसने चलने में लिया बटे, यानी कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तात्कालिक वेग क्या है? किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु की चाल, किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्कालिक वेग कहलाती है। तात्कालिक वेग कहलाती है। नेक्स्ट, औसत वेग क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन और विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत वेग कहलाता है। नेक्स्ट है, औसत वेग के लिए फॉर्मूला है औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। नेक्स्ट, सापेक्ष वेग किसे कहा जाता है? किसी वस्तु का सापेक्ष वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है और विपरीत भी होता है। जैसे अंतर क्या है? यानी कि वेग का जो अंतर है वो दो वस्तुएं हैं ए और बी और उसके सापेक्ष है बी के सापेक्ष। जैसे ए का वेग दे दिया जाए यानी कि वी ए का वस्तु ए का वेग माइनस वस्तु बी का वेग। कब? जब दोनों एक ही दिशा में हों। यानी कि अगर जब दोनों विपरीत होंगी, जब एक दिशा में होंगी तो दोनों का अंतर, जब दोनों विपरीत चल के आ रही होंगी तो वी ए बी यानी कि वेग जब का विपरीत हो तो दोनों का वेग यानी कि दोनों की चाल क्या होगी? दोनों जुड़ जाएंगी। आप जब मैथ में पढ़ते हैं, देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं वो सब समय और दूरी पढ़ते हैं। रेलगाड़ी जब पढ़ते हैं तो रेलगाड़ी का जो क्वेश्चन कराया जाता है यानी कि एक तरफ चलती हुई रेलगाड़ी और एक दूसरे के विपरीत हुई
आती हुई रेलगाड़ी, तो उसके लिए इसी फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसी संबंधित किसी कार और बस जैसी गाड़ियों में लगे स्पीडोमीटर कार की तात्कालिक चाल को व्यक्त करते हैं। कार की तात्कालिक चाल को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, यदि एक पिंड नियत चाल से वक्र पथ पर गतिमान है, वक्र का मतलब होता है ऐसा, यानी कि इस तरीके में चल रहा है, गतिमान है, तो पिंड के त्वरण की दिशा पिंड की गति के लंबवत होगी। नेक्स्ट, वृत्तीय पथ पर यानी कि गोलाकार पथ पर समान चाल से गतिमान पिंड में लगातार गति की दिशा बदलने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। उसकी जब दिशा बदली जाती है तो वहां त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन जो है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट, यदि गति वृत्तीय है तो वेग बदलने पर चाल नियत रहती है, यानी कि उसकी चाल जो है वो स्थित रहेगी। नेक्स्ट, सरल या ऋजु रेखीय गति। सरल जो गति होती है वह एक सीधी रेखा में गति होती है। जैसे मान के चलिए कोई बस बिल्कुल एकदम सीधी जा रही हो, वो सरल या ऋजु रेखीय गति होगी। अनियमित गति, यह गति किसी भी वस्तु के असमान होती है। नेक्स्ट, वक्रीय गति, वक्राकार पथ पर गतिमान वस्तु की गति को वक्रीय गति कहते हैं। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य गति, ये देख लीजिए प्रक्षेप्य गति, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा पेपर में। प्रक्षेप्य गति से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके समझ लीजिए। यदि किसी वस्तु को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर से किसी कोण के बीच फेंका जाए तो उस वस्तु का पथ परवलाकार होता है। परवलाकार ऐसा होता है, यानी कि यहाँ से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए यहाँ से, तो ये वस्तु ऐसे जाएगी और ए यहाँ तक आएगी, ये परवलाकार है, इसे परवलाकार कहते हैं। यानी कि पहले कुछ दूर तक 90 डिग्री पर और फिर यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई चली जाएगी। प्रक्षेप्य गति कहते हैं जैसे किसी खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद, यानी कि कोई खिलाड़ी अगर किसी गेंद को फेंकता है तो वो परवलाकार गति में ही जाती है। नेक्स्ट, ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति क्या है? जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह या क्षैतिज से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को गति करती है तो इसे ऊर्ध्व गति कहते हैं। जैसे ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए पिंड की गति, जैसे ऊपर से मान के चलिए हम छत पर खड़े हैं और वहां से किसी पिंड को छोड़ दें तो वह जो गति होगी वो कैसी गति होगी? ऊर्ध्व गति होगी, आवर्त गति। इस प्रकार की गति में गतिशील वस्तु निश्चित समयांतराल में अपने गमन पथ को दोहराती रहती है, जैसे घड़ी का पेंडुलम, और इसमें गमन पथ कुछ भी हो सकता है, गमन पथ कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, त्वरण। किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को त्वरण कहते हैं, या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, कुछ मैंने भी बताया था प्रक्षेप्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन ये है कि क्षैतिज से 45 डिग्री पर वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी यदि वेग एक समान रहा तो। ठीक, आपसे ये पूछेगा अगर किसी वस्तु को एक समान वेग से फेंका जाए क्षैतिज से तो वह कितने डिग्री कोण पर अधिकतम दूरी तय करेगी, तो 45 डिग्री कोण पर अधिकतम दूरी तय करेगी। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की दिशा क्षैतिज हो जाती है क्योंकि उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है। नेक्स्ट, किसी वायुयान से किसी वस्तु को नीचे गिराया जाए तो उसकी गति प्रक्षेप्य गति होगी। नेक्स्ट पॉइंट एक और, किसी वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसकी गति प्रक्षेप्य गति होगी। नेक्स्ट, एक वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है, जैसे वेग, त्वरण और दिशा बदलती रहती है। चाल नियत रहेगी लेकिन उसका वेग, उसका त्वरण और उसकी दिशा बदलती रहेगी। देखिए गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, यानी कि न्यूटन की गति के समीकरण। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर v यानी कि इसे अंतिम वेग यानी कि जहां पर कोई वस्तु रुकती है, u प्रारंभिक वेग यानी कि जिस वेग से चलना प्रारंभ करती है, a त्वरण, t समय यानी कि जितना समय लेती है, और s
उसके द्वारा चली गई दूरी है। और ये सभी जितने भी मात्रक हैं वो MKS पद्धति के अकॉर्डिंग हैं। MKS पद्धति का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। नेक्स्ट, किसी वृत्तीय पथ पर समान वेग से गतिमान पिंड पर त्वरण दिशा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इसने कहा है किसी वृत्तीय पथ पर समान वेग से गतिमान पिंड पर त्वरण दिशा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड का त्वरण शून्य है तो उसका पथ ऋजु रेखीय होगा, यानी कि बिल्कुल सीधा होगा उसका रास्ता, ठीक, बदलेगा नहीं कहीं भी। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति में है तो उसका औसत वेग शून्य हो जाएगा, यानी कि वो वहां से जहां से चल रही है घूम के वहीं आ रही है, इसलिए औसत वेग शून्य होगा। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, पेपर में याद रखना। बल, देखिए बल की डेफिनेशन क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, उसे बल कहा जाता है। बल का मात्रक न्यूटन है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या डाइन भी होता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल दो वस्तुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे Fg यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन G इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर G नियतांक माना गया है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एक बार और सुन लें, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है। और देखिए जो हमारा गुरुत्व त्वरण है, पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण है उसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हालांकि ये फिक्स नहीं है, भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न होता है, किंतु अधिकतम यही है। चुंबकीय बल, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। चुंबकीय बल क्या है? फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, यानी कि 1/4 पाई म्यू इंटू I1 I2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ I1 और जो I2 हैं वो दोनों ध्रुव दे रखे हैं, यानी कि उनकी ताकत दे रखी है, आर जो दे रखी है, ध्रुवों के बीच की दूरी दे रखी है, और म्यू जो दे रखी है वो पारगम्यता दे रखी है। नेक्स्ट, स्थिर वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, यानी कि Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं दो बिंदुओं पर लगे हुए, R दूरी है, E जो है वो विद्युतशीलता है। E क्या है? विद्युतशीलता है। चलिए नेक्स्ट, यदि दो वस्तुएं एक साथ ऊपर फेंकी गई हैं जिनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात 3:5 था, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? यानी कि दोनों वेगों का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, और कितना आ जाएगा अनुपात? 9 और 25। नेक्स्ट, एक पत्थर 4.9 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तो वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी से टकराएगा, 2 गुना हो जाएगा दूरी का वेग, 2 गुना हो जाएगा ऊंचाई का। यदि कोई ट्रेन चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्रियों का सिर पीछे की ओर गति के जड़त्व के कारण पीछे की ओर धक्का लगता है उनमें। किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाती है क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल का जो उल्लेख है, जो उन्होंने जानकारी दी है, वो न्यूटन ने दी है, और उनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच की दूरी गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट, अब केंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव होता है।
जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। यानी कि सारी वस्तुएं एक जगह ही जब वो काम करती हैं तो उसे अपकेंद्रीय बल, यानी कि जो केंद्र होता है उस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े इसी सिद्धांत पर साफ होते हैं, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, जड़त्व। किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करना या करता है जड़त्व। जब उस पर कोई बल, किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसका जो विरोध करता है वो जड़त्व करता है, उसी को जड़त्व कहते हैं। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा उसका जड़त्व हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के जड़त्व की माप होता है। न्यूटन के गति के नियम। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भी बाहर का बल ना लगा दिया जाए। नेक्स्ट, दूसरा नियम यानी कि द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma। तृतीय नियम, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु भी उस वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे अगर आपने किसी में एक थप्पड़ मारा और उसने वापस रख दिया तो उसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाएगा। या आप देखिए, जब हम हथौड़े की चोट कील पर मारते हैं तो वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। या बंदूक से चली हुई गोली, बंदूक जब पीछे की ओर झटका देती है तो उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। भार, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार होता है, यानी कि W बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बस ये गुरुत्वीय त्वरण होता है और इसका मात्रक न्यूटन है। संवेग, किसी वस्तु में किसी वस्तु पर बल आरोपित करने की क्षमता है जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होती है। यह वस्तु में वेग के कारण होता है। यह सदिश राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड होता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के संकाय पर कोई बाह्यबल कार्य ना करे तो संकाय का संयुक्त संवेग अपरिवर्तित, यानी कि बदल नहीं सकता, अपरिवर्तित रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। बल का आवेग, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। यह संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा P संवेग परिवर्तन बराबर द्रव्यमान गुणा डेल्टा T, यानी कि दोनों समय का अंतराल। नेक्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, किसी वस्तु के गुरुत्व के कारण अन्य पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करने के गुणनफल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जब कोई वस्तु गति करती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको समझाया है बहुत अच्छे से। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, यानी कि बदलती नहीं है, कंटिन्यूअस करता रहता है वो। प्रत्येक ग्रह पर एक अभिकेंद्री बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव सूर्य की ओर होती है। देखिए तारा क्या है? वे आकाशीय पिंड जिनका अपना प्रकाश होता है और वे अपनी मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तारा कहलाते हैं। पलायन वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर अंतरिक्ष में चली जाती है और लौटकर पृथ्वी पर नहीं आती, उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 11.2 किलोमीटर पर आवर। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कक्षीय वेग का मान कम और परिक्रमण अवधि बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगा रहे उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड
और परिक्रमण अवधि लगभग 84 मिनट होती है। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी के मान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि गुरुत्व त्वरण बढ़ता जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्व त्वरण के मान में कमी होती है। नेक्स्ट देखिए, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या कह रहा है? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बल के परिमाण और अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी पर निर्भर करता है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी कि टॉ से इसे प्रदर्शित करते हैं F इंटू डी। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं हेड पंप, उत्तोलक, घिरनी, स्क्रू जैक। किसी उपग्रह को ग्रह के परितः घूमने हेतु अभिकेंद्र बल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार बढ़ जाता है, जबकि द्रव्यमान समान रहता है। ये याद रखेंगे आप, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। बल युग्म, यदि दो बराबर और विपरीत समांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न का मतलब अलग अलग होती हैं किसी वस्तु पर लगाए जाएं तो वे उस वस्तु को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के बलों का सम्मिलित जो जोड़ होता है उन जोड़ों को बल युग्म कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि F इजिकल टू कितना, F1 सबको मिला दिया जाए, F2 अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ये F3, अगर इनको सबको जोड़ा जाएगा तो वो किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा, यानी कि उनका जो संयुक्त बल है वो उन सब के बराबर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में उनका त्वरण समान होता है। किसी गतिमान वस्तु की गति 2 गुनी कर दें तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार 9.8 किलोग्राम भार या 9.8 न्यूटन होगा। मशीन की दक्षता, देखिए दक्षता का मतलब होता है पावर। किसी मशीन को दी गई ऊर्जा और मशीन द्वारा किए गए कार्य के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं, यानी कि उसके द्वारा जो कार्य किया गया है उसे उसकी दक्षता कहा जाएगा। उत्तोलक एक छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। नेक्स्ट, आलंब, छड़ जिस बिंदु के चारों ओर घूमती है उसे आलंब कहते हैं। छड़ जिस बिंदु के चारों ओर घूमती है उसे आलंब कहते हैं। आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं, यानी कि ताकत। भार, उत्तोलक द्वारा उठाया गया भार या किया गया कार्य भार कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक लाभ क्या है उत्तोलक का? उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा उस पर लगाए गए आयास के अनुपात को उत्तोलक या यांत्रिक लाभ कहते हैं। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला देख लीजिए, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, इसमें आलंब यानी कि बीच में, आयास यानी कि पहले स्थान पर, और भार यानी कि यहाँ। तो इसने कहा है इसमें आलंब, आयास और भार के बीच में होता है, जैसे कैंची, पिलास, संडासी, कील उखाड़ने की मशीन आदि। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, कम या बराबर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपसे, या तो ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ये जो दे दे कैंची, पिलास किस वर्ग के उत्तोलक हैं, या ये पूछ लिया जाए कि प्रथम वर्ग के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ कितना होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, इसमें आलंब आयास के बीच भार होता है, यानी कि आयास ये रहा, भार ये रहा और आलंब ये रहा, जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन आदि। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है, जैसे यानी कि एक से ऊपर कुछ भी हो सकता है। तृतीय वर्ग के उत्तोलक, इसमें आयास, भार और आलंब के बीच होता है, यानी कि आयास बीच में होता है, भार पहले और आलंब बाद में, जैसे खेत जोतने का हल, मनुष्य का हाथ, चिमटा आदि। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। नेक्स्ट, गुरुत्वीय केंद्र। किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का समस्त भार
कार्य करता है, वस्तु चाहे किसी भी स्थिति में हो। जैसे बर्फ में घर्षण कम होने के कारण चलना कठिन है सड़क की अपेक्षा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में कम गुरुत्वीय बल के कारण सीधे खड़े नहीं रह सकते। ठीक, नेक्स्ट, जैसे किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ये सब गुरुत्व केंद्र के कारण होते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना होगा जड़त्व उतना ही होगा। यानी कि जड़त्व का मतलब क्या है? अवरोध। कार्य, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को भी कार्य कहते हैं। यानी कि कार्य का जो फॉर्मूला है वो है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल है या न्यूटन मीटर इसका मात्रक है। या यदि बल किसी दिशा में लगाया जा रहा है तो और उसके बीच का कोण थीटा दे दिया जाए, कोई भी कोण दे दिया जाए, यानी कि थीटा कुछ भी हो सकता है, तो कितना हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बराबर, यदि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया जाए, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया जाए, तब कार्य क्या होगा? तब कार्य बेटा आपका कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कार्य बराबर शून्य, ये होगी कंडीशन। चलिए, सामर्थ्य अथवा शक्ति यानी कि पावर, किसी मशीन या निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। जैसे सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, इसका फॉर्मूला है P बराबर W/T। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। यह एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट, ऊर्जा, जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि है। मैंने अदिश और सदिश राशियाँ आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दी हैं, चैनल पे है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्घ्य होता है और MKS पद्धति और SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। देखिए, 1 वाट घंटा में 3600 जूल होते हैं या 3.6 गुणा 10 की घात 3 जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में 36 लाख जूल होते हैं जो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा, किसी के बोलने से व्युत्पादित ध्वनि से हमारे कान के पर्दे भी कंपन करते हैं जिससे ध्वनि को सुन सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा, विभिन्न तत्वों और पदार्थों के रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से ऊर्जा व्युत्पादित होती है जिसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे चूने को पानी में डालने पर पानी का खोलना, विभिन्न अम्लों और क्षारों के संयोग से सेल का निर्माण कर बल्ब जलाना कैसा है? रासायनिक ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के स्रोतों जैसे सूर्य, दीपक, विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित प्रकाश में ऊर्जा निहित होती है जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग, या हरे पौधों का प्रकाश ऊर्जा द्वारा भोजन ग्रहण करना। विद्युत ऊर्जा, आवेश के प्रवाह से विद्युत उत्पन्न होती है जिससे ऊर्जा निहित होती है। विद्युत के प्रयोग से पंखा चलाना, बल्ब जलाना आदि ये विद्युत ऊर्जा के इनसे बिजली से ये काम होते हैं। जैसे फ्रीज वगैरह वगैरह। ऊष्मीय ऊर्जा, विभिन्न वस्तुओं के जलने और ऊष्मा के विकिरण दो सतहों के घर्षण आदि से गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। यह किसी वस्तु के ताप को बढ़ाने का गुण रखती है, जैसे हथेलियों के रगड़ने से हथेली का गर्म होना। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक क्रिया से प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक होती है। जैसे ऊंचाई पर रखा हुआ पत्थर, गिरता हुआ पत्थर, दबी हुई स्प्रिंग। ये 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा वो होती है जब किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, किसके कारण? गति के कारण। जैसे यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता गति के कारण है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहती हुई हवा, बहता हुआ पानी और घूमता हुआ पहिया। गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है K बराबर ½ mv²। इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु में या किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण या स्थिर रहते हुए
कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U बराबर mgh, m जहाँ द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण है, h उसकी ऊंचाई है, यहाँ m द्रव्यमान है और v उसका वेग है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न इस क्षमता को वस्तु की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे नेक्स्ट, जीवन में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है। सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। ऊर्जा अदिश राशि है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। इसे याद रखना, ये पूछा जाता है पेपर में। सूर्य से हमें प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊपर उठते हुए हथौड़े में गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। चलिए नेक्स्ट, कुछ उपकरण हैं जो ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं। विद्युत बल्ब वैद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। बोलने पर पेशीय ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलने पर पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और भार उठाने पर देखिए पेशीय ऊर्जा 3 जगह परिवर्तित हो रही है। भार उठाने पर पेशीय ऊर्जा पिंड की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। भारत में पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी सुजलान है। इसे याद रखना, 1995 में महाराष्ट्र में इसका निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय पनबिजली निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना 1981 में की गई थी। डेनमार्क को पवन यानी कि हवाओं का देश कहा जाता है। जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है जो 75% होती है। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों विभाग की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट, बायोडीजल रतनजोत व करंज के पौधों से प्राप्त होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तत्व यूरेनियम नामक रेडियोधर्मी धातु है। नेक्स्ट, भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग न्यूजीलैंड और अमेरिका में होता है। ये आपकी यांत्रिकी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। बेटा आप अच्छे से पढ़ना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।